भागलपुर के बाद मुझे ज़िला गया में औरंगाबाद की सब डिवीज़न का चार्ज मिला। गया के शहर में दो चीज़ें काबिल दीद थीं। एक तो बुद्धों का कदीमी माबद, जहाँ एक दरख्त के नीचे तपस्या करके महात्मा बुद्ध ने नरवान हासिल किया था। दूसरा जो बरोज़गार ज़िला के कलेक्टर मिस्टर वाल्स थे। ये एक आधे काले आधे गोरे, नीम तीतर नीम बटेर किस्म के इंग्लो इंडियन थे, जिनका अपना मशगला शराब पीना था। उनकी भद्दी सी फरबांदा मुँह फट मेम साहिबा का फ़र्ज़ मनसबी रिश्वत वसूल करना था। इस कार खैर में इनकी दो जवान बेटियां भी अपनी माँ का हाथ बढ़ चढ़ कर बटाया करती थीं। औरंगाबाद पहुंचकर पहली सुबह मैं अभी सोया ही पड़ा था कि मुझे यूँ महसूस हुआ कोई दोनों हाथों से मेरा गला दबाने की कोशिश कर रहा है। मैंने घबरा कर आँख खोली तो देखा बड़ी बड़ी सफ़ेद मूंछों और सफ़ेद भौंवों वाला एक काला भजंग आदमी मेरे सीने पर झुका हुआ है और मेरा सर उठाकर उसके नीचे एक मोटी सी गद्दी ठूंस रहा है। मालूम हुआ ये औरंगाबाद का सबसे फैशनेबल हज्जाम है, जो मुँह अंधेरे बिस्तर में लेटे लेटे एसडीओ साहब की शेव करने आया करता है। मैंने कुछ हीला बहाना करके इसे टालने लगा तो मेरा हेड अर्दली शंभूनाथ तिवारी, जो कहीं आसपास ही मंडला रहा था, कट से नमूदार हुआ और मेरी धारस बंधाने लगा। हजूर फिक्र न करें, इस जगह का ऐसा ही दस्तूर है। पोपटराम हज्जाम ने शेव करते करते मुझे इतला दी कि वो खालिस गवर्नमेंटी बार्बर है और अरसा 20 साल से साहब लोगों को मूंढने में महारत रखता है। उसने मुझे मिस्टर आइफ, मिस्टर मार्टिन, मिस्टर जॉइस, मिस्टर फिशर वगैरह के दिए हुए सर्टिफिकेट दिखाए और साथ ही मुझे औरंगाबाद के मनसफ, सब जज, सब रजिस्ट्रार, सब डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, कोर्ट इंस्पेक्टर, सिटी मजिस्ट्रेट, सब असिस्टेंट सर्जन, असिस्टेंट सिविल सप्लायर ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स, गवर्नमेंट हाई स्कूल के हेड मास्टर और गर्ल्स मिडल स्कूल की हेड मिस्ट्रेस के जुमला खसाइलो अतवार के मुतल्लिक भी बड़ी तफसीली मालूमात बहम पंचायत। पहले रोज़ सारा दिन शंभूनाथ तिवारी मुझे गर्दन से पकड़े कदम कदम पर नए एसडीओ के लिए मकामी दस्तूरों के चौखटे में बड़ी तनदेही से फिट करता गया। चंद योम बाद इसी दस्तूर की तामील में कलेक्टर से मुलाकात करने गया। शहर के लिए रवाना होने लगा तो देखा मेरी जीप में अंडों से भरा हुआ एक बड़ा सा छाबा और कैं करती हुई मुर्गियों का एक टोकरा पहले से मौजूद है। मेरे इस्तफार पर शंभूनाथ तिवारी ने बताया कि ये भी इसी जगह का दस्तूर है। जब कभी एसडीओ साहब बहादुर कलेक्टर साहब बहादुर की मुलाकात को जाते हैं, 100 ठोर अंडा और 20 ठोर मुर्गी लाजमी अपने संग ले जाते हैं। कलेक्टर मेम साहब बहादुर को औरंगाबाद का मुर्गी अंडा बहुत पसंद है। ये अंडे और मुर्गियाँ कहाँ से आई हैं? मैंने दरियाफ्त किया। हजूर, सब डिप्टी कलेक्टर बाबू ने थानों की बारियां लगाई हुई हैं। आज थाना ओबरा की बारी थी, शंभूनाथ तिवारी ने वजाहत की। मैंने सब डिप्टी कलेक्टर को अपने साथ जीप में बिठा लिया और अंडों और मुर्गियों की खेप लेकर थाना ओबरा पहुंचा, जो औरंगाबाद से 15-20 मील के फासले पर वाक़या था। उस वक्त थानेदार साहब मालिश करवा कर लंगोट बांधे एक दरख्त के नीचे बैठे थे और दो हवालाती कुएं से बाल्टियां भर भर कर उसके सर पर ठंडे पानी की धारें छोड़ने में मसरूफ़ थे। एक सिपाही इनके लिए दूध गर्म कर रहा था। चंद देहाती जो अपनी शिकायतों की रिपोर्ट दर्ज करवाने आए हुए थे, एक तरफ धूल में बैठे मक्खियां मार रहे थे। मुर्गियां और अंडे वापस करने में हमें कोई ख़ास मुश्किल पेश ना आई। थानेदार ने ये रस्त ओबरा के एक बनिए से हासिल की थी, जिसके पास मिट्टी के तेल का डिपो था। हमने इस बनिए को थाने तलब किया तो वह घबरा गया कि शायद कुछ अंडे गंदे निकले हों या मुर्गियां खातिर ख्वाह तौर पर फरबाना थीं। इसलिए हफ्से माह तकद्दुम के तौर पर वह अपने साथ गरम गरम दूध की एक गरवी और ताज़ा मिठाइयों का एक थाल भी लेता आया था। हर दूसरे तीसरे माह कलेक्टर साहब बहादुर के लिए अंडे और मुर्गियाँ फराहम करने के अलावा ओबरा आने वाले सरकारी अफसरान की खातिर व मदारत का फरीज़ा भी थाने की तरफ से इसी बनिए के सुपुर्द था। इस खिदमत गुजारी के एवज़ इसे अपने डिपो में मिट्टी का तेल ब्लैक करने की खुली छुट्टी थी। वो तेल में मिलावट भी जी भर कर करता था, दाम भी मनमाने वसूल करता था और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के कारोबार में भी यदे तोला रखता था। थाने में उसके ख़िलाफ़ हर वक्त चंद रिपोर्टें ज़ेर तफ्तीश रहती थीं, जिन्हें थानेदार नंगी तलवार की तरह वक्तन फ़वक्तन इसके सर पर लटकाता रहता था, ताकि बनिए का जज्बा खिदमत किसी आन भी सर्द न होने पाए। थाने के रिकॉर्ड में मैंने बनिए के ख़िलाफ़ 3 ज़ेर तफ्तीश शिकायतों को बरामद किया और सब डिप्टी कलेक्टर से कहा कि वो इनका जायज़ा लेकर बाकायदा कार्रवाई का आगाज़ करें।
वो कागजात समेट कर दूसरे कमरे में जा बैठा। कुछ देर बाद मैं अचानक सब डिप्टी कलेक्टर से कोई बात पूछने गया तो वो दोनों पाँव मेज़ पर पसारे बनिए के साथ खुशगपियों में मसरूफ़ था और साथ ही साथ उसके लाए हुए दूध और मिठाइयों पर भी बड़ी खुश दिली से हाथ साफ कर रहा था। मुर्गी, अंडा, दूध, दही और मिठाइयों की फराहमी के अलावा ओबरा का थानेदार और भी कई लिहाज से हरफन मोला था। एक दफ़ा उसको हमरा लेकर मैं एक नहायत दूर अफ्तादा इलाका के दौरे पर गया। यह मकाम मक्खियों और मच्छरों के लिए मशहूर था, इसलिए हम दोनों अपनी अपनी मच्छरदानी साथ ले गए थे। रात को हम दोनों ने जिस छोटे से रेस्ट हाउस में क़याम किया वहाँ चारपाइयाँ तो थीं, लेकिन मच्छरदानियाँ लगाने के लिए किसी किस्म के डंडे मौजूद ना थे। मजबूरन मच्छरदानी लगाए बगैर मैं सामने वाले बरामदे में लेट गया और थानेदार ने अपनी चारपाई पिछले बरामदे में बिछा ली। लेटते ही मटर के दानों की तरह मोटे मोटे मच्छरों ने चारों तरफ से ज़बरदस्त पोरिश कर दी। वो कतार दर कतार पी पी करते हुए आते थे और इस कदर बेरहमी से काटते थे जैसे कोई दहकते हुए अंगारे से चिमटे से उठा कर मसल रहा हो। मच्छरों के हमले से मेरा तो बुरा हाल हो रहा था, लेकिन अकबी बरामदे से बराबर थानेदार के पुरसकून खराटों की आवाज़ आ रही थी। आधी रात के करीब मैंने दबे पाँव उठकर उसकी तरफ झांका तो देखा कि थानेदार साहब की चारपाई पर उनकी मच्छरदानी बड़ी आन बान से तनी हुई है और 4 मकामी चौकीदार इसे चारों कोनों से थामे बिल्कुल बेहिस्सो हरकत पत्थर के सतूनों की तरह ईस्तादा हैं। फर्श शनासी और खुश तदबीरी के बाब में रफ़ीगंज का थानेदार भी अपनी मिसाल आप था। रफ़ीगंज बड़ा कस्बा था, वहाँ खाते पीते मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी मौजूद थी। उन दिनों सुबह बहार के अदबी हलकों में हज़रत शफ़क़ अहमद पूरी के कलाम का खूब चर्चा था। उनकी रबाइयों का एक मजमुआ शाया होकर काफ़ी मकबूलियत हासिल कर चुका था। जब मुझे मालूम हुआ कि हज़रत शफ़क़ रफ़ीगंज ही रहते हैं तो दिल ही में उनकी ज़ियारत का शौक़ पैदा हुआ। एक रोज़ रफ़ीगंज का थानेदार औरंगाबाद आया हुआ था। मैंने उससे कहा कि मैं अगले रोज़ उसके थाने का मुआयना करने आ रहा हूँ। शामत अमाल से मैंने इतना और भी कह दिया कि रफ़ीगंज में से एक साहब शफ़क़ अहमद पूरी रहते हैं। वो मेरे पहुँचने तक वो इनका अता पता मालूम करके रखे। बस अब क्या था, बिल्ली के भागों छींका टूटा। रातों रात पुलिस के सिपाहियों ने शफ़क़ साहब का सराग लगा लिया और निसफ शब के करीब इन्हें कशां लाकर थानेदार साहब के रूबरू पेश कर दिया। जब इन्हें इस बात का यकीन हो गया कि शफ़क़ साहब के मेरे साथ कोई ज़ाती तल्लुकात नहीं हैं, बल्कि वो मुझे जानते नहीं हैं, तो थानेदार ने बड़ी तफसील से उनकी वल्दियत, जायज़ सुकूनत, ज़रिया माश, सियासी रुझानात और दीगर कवाइद का अंदराज करके एक फ़ाइल खोली और तहरीरी तौर पर इन्हें अगली सुबह तुलुए आफ्ताब के वक्त दोबारा थाने में हाजिर होने का पाबंद कर दिया। अगले रोज़ दोपहर के करीब थाने की इंस्पेक्शन से फ़ारग होकर मैंने थानेदार से दरियाफ्त किया, क्या उन्होंने मालूम कर लिया है कि शफ़क़ साहब कहाँ रहते हैं? हाजिर हजूर, थानेदार साहब ने अटेंशन होकर जवाब दिया और एक संतरी को ज़ोर से पुकार कर कहा, सीख सपेह को तुरंत हाजिर करो। आनन फानन एक तरफ से 2-3 सिपाहियों के नरगे में मुजरिमों की तरह गिरे हुए एक सफ़ेद रेश ज़ईफ़ फुल बदन बुजुर्ग नमूदार हुए। उन्होंने नीले 4 खाने का तहबंद और लंबा सफ़ेद कुर्ता पहना हुआ था। सर पर मलमल की 2 पल्ली टोपी थी। ये मंजर देखकर मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई। शर्म और नदामत के मारे मेरा जी चाहता था कि मैं शफ़क़ साहब से आंखें चार किए बगैर ही वहाँ से फरार हो जाऊँ। मैं डरते डरते उठा और आगे बढ़कर सलाम किया। शफ़क़ साहब को सकले समात का आर्जा था, इसलिए मेरा सलाम इन्हें सुनाई ना दिया। थानेदार लपक कर आगे बढ़ा और अपना मुंह इनके कान के पास लाकर ज़ोर से चीखा, अबे शेख जी, एसडीओ साहब बहादुर हैं, सलाम करो। शफ़क़ साहब ने फ़ौरन हुक्म की तामील की और बड़े सलीके से झुककर मुझे सलाम किया। मुझ पर घरों पानी तो पहले ही पड़ा हुआ था, अब तो मैं बिल्कुल गर्क हो गया। शफ़क़ साहब को जीप में बिठा कर इन्हें उनके घर ले गया। बड़ी मन्नत समाजत से असली माजरा सुनाया और अदबी दुनिया के चंद पर्चे उनकी नज़र किए जिनमें मेरे कुछ अफसाने छप चुके थे। जब शफ़क़ साहब को थानेदार की हमाकत और मेरी बेगुनाही का यकीन हो गया तो वो मुस्कुराए और फरमाया, गंजे के नाखूनों की तरह अब तो ये दुआ भी मांगना चाहिए कि खुदा एसडीओ साहब को अदीब से मिलने का शौक़ ना दे। इस हादसा के बाद जब कभी शफ़क़ साहब की खिदमत में हाजिर हुआ, उन्होंने हमेशा शफ़क़त ही फरमाई। एक बार उनके यहाँ पहुँचा तो वहाँ एक हिंदू कवि भी बैठे थे। शफ़क़ साहब ने अपना कलाम सुनाया। हिंदू कवि ने भी तरन्नुम के साथ अपनी चंद कविताएँ पढ़ीं। इसके बाद मेरी तरफ मुखातिब होते हुए बोले, अच्छा अब आप भी कुछ बकिए। कवि साहब के इस बेतकल्लुफ़ाना अंदाज़ पर मैं कुछ हैरान हुआ तो शफ़क़ साहब ने हंस कर फरमाया, आप बुरा ना माने, इन अतराफ़ के हिंदी
मुहावरे में बकना फरमाने के मुतरादिफ है। बड़े बड़े जलसों में सबसे मुअज़्ज़िज़ मुकर्रर को इसी ऐलान के साथ स्टेज पर लाया जाता है कि अब हमारे महाबक्ता स्टेज पर पधार कर कथा बकेंगे। शफ़क़ साहब ने ही मुझे मुतनब्बा किया कि शाम के वक्त अगर कोई मेज़बान ये इसरार करे कि नाश्ते तक रुक जाओ तो इस इंतज़ार में सारी रात वहाँ गुजारने की हाजत नहीं, क्योंकि बाहर में शाम की चाय वगैरह को भी अक्सर नाश्ता ही पुकारा जाता है। औरंगाबाद में मुझे अभी 1 बरस ही गुजरा था कि पटना से चीफ सेक्रेटरी का ख़त आया। उसमें लिखा था कि हम तुम्हारे काम से मुतमईन हैं और अब तुम्हें औरंगाबाद से बड़ी और ज़्यादा अहम सब डिवीज़न का चार्ज देना चाहते हैं। 3 माह बाद सहसराम का चार्ज ले लो। अगर 3 माह का नोटिस काफ़ी ना समझो तो हमें लिख भेजो ताकि तबादले का वक्त तुम्हारी सहूलत के मुताबिक मुतय्यन कर दिया जाए। सहसराम के सब डिवीज़न आरा के ज़िला में वाक़या थी। इस ज़िला में मुसलमानों के कई खुशहाल और मुक़तदर ख़ानदान आबाद थे। चंद ख़ानदानों के पास बड़ी नादर किताबों, कलमी नुस्ख़ों और कदीमी महतूतात के नहायत आला कुतुब खाने थे। एक साहब ने मुझे हज़रत सैयद अहमद शहीद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह और कई दूसरे अकाबर के चंद खतूत भी दिखाए जो उनके ख़ानदान में बड़ी मेहनत और मोहब्बत से महफूज चले आ रहे थे। इन नवादरात में एक तावीज़ भी था जो 1857 की जंग आज़ादी के दौरान किसी बुज़ुर्ग ने मुजाहिदों को तकसीम किया था। इस तवीज़ के मुतालिक रवायत थी कि इसे बाजू पर बांध कर जो शख्स अंग्रेज़ी फ़ौज का मुकाबला करता था इसे कोई गज़ंत ना पहुंचती थी। इसी ज़माने का एक और तवीज़ खोलकर गिलास केस में महफूज किया हुआ था। इसमें दर्ज था, अल्लाह जी महाराज, ज़फ़र के सरताज, मुवा फरंगी ताराज। सहसराम शहर के बीचों बीच जर्नेली सड़क यानी ग्रैंड ट्रंक रोड गुजरती थी। इस अजीम शाहरा का मेहमान शेर शाह सूरी करीब ही एक संगलाख मकबरे में आसूदा था। मकबरे के साथ एक वसी और अरीज़ पुख्ता तालाब था जिसकी सीढ़ियों पर सरे शाम अच्छा खासा मेला सा लग जाता था। एक किनारे पर हिंदू राजपूतों की टोलियाँ मछली जमाती थी, दूसरी जानिब पठान मुसलमान पस्करा मार कर हुक्का गुरगुराते थे। इन दोनों ग्रोहों की निगाहों का मरकज़ चंद नौजवान होते थे जो साफ़ सुथरे कपड़े पहने, कंगी पट्टी से हरास्ता, कानों में फूल सजाए, नाज नखरे दिखाते, कूले मटकाते, पान चबाते, तालाब के दरमियान वाली सीढ़ियों पर अटकेलियाँ करते हुए मंडलाया करते थे। शेर शाह सूरी के मकबरे के इर्द गिर्द जितनी ज़रई अराज़ी थी वो तकरीबन सब की सब सैयद अल्ताफ़ हुसैन शाह के कब्ज़े में थी। शाह साहब SDO के हेड अर्दली थे। जो SDO भी सहसराम में अपना वक्त पूरा करके तब्दील होता था। सैयद अल्ताफ़ हुसैन शाह जाते जाते उसे अपनी खिदमत गुजारी का वास्ता देकर मकबरे के साथ वाली सरकारी ज़मीन का कुछ हिस्सा बख्शिश के तौर पर अपने नाम तवील ठेके पर मुंतकिल करवा लेते थे। चुनाचा अब उनका शुमार शहर के अच्छे खासे ज़मींदारों में होता था। पिछले चंद बरस से वो अपने वार्ड से सहसराम म्यूनसिपलिटी के म्यूनसिपल कमिश्नर भी बड़ी बाकायदगी से नामज़द हो रहे थे। SDO के दफ्तर में एक कॉन्फिडेंशियल फ़ाइल थी जिसमें तकरीबन हर SDO की ये पुरज़ोर सिफारिश दर्ज थी। जब सैयद अल्ताफ़ हुसैन शाह हेड अर्दली के अहदे से रिटायर हों तो इन्हें खान साहब के खिताब से ज़रूर सरफराज किया जाए। दरमियाना का छज्जेदार खचरी दाढ़ी, कल्ब से ताज़ा दम तरे वाली टोपी, चुस्त अचकन, इसके नीचे वज़ादार तोन, तंग पांचों की सफ़ेद शलवार, कमर के गिर्द अपने ओहदे की पट्टी, कंधे पर शाली रुमाल, आँखों में जलाली किस्म की सुर्खी, चेहरे पर खशूनत, गजीदा सी मतानत। सैयद अल्ताफ़ हुसैन शाह पर नज़र पड़ते ही यूँ लगता था जैसे कोई 1000-2000 दर्जे का सरदार अभी अभी किसी मुगलिया दरबार से अताब शाही का परवाना लेकर बरामद हुआ हो। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ने कभी भूल कर भी गुजर ना किया था। गुफ्तगू में भी उसका अंदाज़ दरबारी अल्फाज सकील और लहजा गरजदार होता था। अगर मैं कभी दफ्तर में बैठा फ़ाइलें देख रहा होता था और कोई मुलाकाती आ जाता था तो अल्ताफ़ हुसैन शाह इन्हें यह कहकर वापस कर देता था कि साहब बहादुर इस वक्त अमूर सल्तनत में मसरूफ़ हैं। कचहरी का वक्त करीब आता था तो वो बड़ी राजदारी से सरगोशी करके मुझे ख़बरदार कर देता था, हुजूर नज़ूल इजलास की साथ आ गई है। एक रोज़ मैं दफ्तर में बैठा काम कर रहा था। अल्ताफ़ हुसैन शाह ने आहिस्ता से कहा, हुजूर वाला को अमूर सल्तनत से जब कुछ फराग़त जाबी हो तो वो बंदा बल्दियाए सहसराम के म्यूनसिपल कमिश्नर को हाज़िर खिदमत करने का उज़न चाहता है। म्यूनसिपल कमिश्नर साहब तशरीफ़ ले आए हैं या अभी आना है? मैंने पूछा।
हजूर हाजिर हैं, इंतज़ार करवाना मुनासिब नहीं। मैंने कहा, इन्हें अभी ले आओ। अल्ताफ़ हुसैन शाह कमरे से बाहर गया। हेड अर्दली की पेटी उतारी, कमर के साथ सब्ज़ मलमल का पटका बांधा, कंधे पर शाली रुमाल डाला और वापस आकर मुझे झुककर सलाम किया। हजूर बंदा बल्दिया सहसराम का म्यूनसिपल कमिश्नर हाजिर खिदमत है। मैंने उठकर इसके साथ हाथ मिलाया, कुर्सी पेश की और कोई आध घंटा तक हमारे दरमियान सहसराम म्यूनसिपल कमेटी के कुछ मसाइल पर बरापुर मगज़ तबादला ख्यालात हुआ। इस इंटरव्यू के बाद अल्ताफ़ हुसैन शाह ने मेरा शुक्रिया अदा किया, हाथ मिलाकर रुखसत हुआ और हेड अर्दली की पेटी बांध कर भी अपनी ड्यूटी पर इस्तादा हो गया। सैयद अल्ताफ़ हुसैन शाह के अलावा मेरे अमले में अब्दुल करीम ख़ान नाम के एक और मुर्ग ज़ेरीन भी थे। ये साहब सब डिप्टी कलेक्टर के तौर पर मुलाजमत में दाखिल हुए थे और पूरे 30 बरस की सर्विस के बाद एन इसी ओहदे जलीला से रिटायर होने वाले थे। सारी उम्र उनके ज़मीर ने तरक्की की ख्वाहिश का बोझ उठाने की जहमत गवारा ना की थी। अगर दिल में कोई ऐसी हिर्स पैदा भी हुई तो दिमाग ने इसका साथ देने से साफ इनकार कर दिया। वो खुश गप्पियों, लाफ जीनों, चाय पर चाय पीने, पान पर पान चबाने और मेज़ पर सर टकाकर ऊँगने में इस कदर मसरूफ़ रहते थे कि दफ्तर के काम की तरफ तवज्जो होने का कभी टाइम ही ना मिलता था। लेकिन अपनी मुलाजमत के आखिरी बरस के दौरान उनके दिलो दिमाग पर ऐसी आरजू ऐसी शिद्दत से छा गई जिस तरह मलेरिया के मरीज़ पर बेख्तियार कपकपी तारी हो जाती है। इनकी तमन्ना थी कि पेंशन पर रुखसत होने से पहले किसी तरह उनको खान साहब का खिताब मिल जाए। जनाब आली अब्दुल करीम ख़ान साहब फरमाया करते थे, खाकसार ने सारी उम्र खून पसीना एक करके हुकूमत आलिया का हक़ नमक अदा किया है। अब अगर बेखिताब के लंडोराही गांव वापस चला गया तो अंगुश नमाई होगी। तो लोंडा धूप में बाल सफ़ेद करके खाली हाथ लटकाए लौट आया। जनाब आली, इसमें हुकूमत की अपनी जो बदनामी है उसका जिक्र खाकसार लब पर लाने से शर्माता है। इन दिनों सर फ्रांसिस मूडी सूबा बहार के कायम मकाम गवर्नर मुकर्रर होकर नए नए आए थे। उन्होंने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर क्रिसमस मनाने के लिए रहताज फोर्ट को मुंतखब किया। सहसराम से कुछ दूर एक दुश्वार गुजार पहाड़ी पर घने जंगलात में घिरा हुआ ये एक पुरफजा मकाम था, जिसकी तस्खीर के लिए शेरशाह सूरी और राजा रहताज के दरमियान जंगी मार्कों के अजीबोगरीब अफसाने मुसलमानों और हिंदुओं में अपने अपने रंग में मशहूर थे। अंग्रेज़ अफसरों में यहाँ की शिकारगाह बड़ी मकबूल थी और सूबे का गवर्नर हर दूसरे तीसरे साल यहाँ क्रिसमस कैंप लगाया करता था। अब्दुल करीम ख़ान साहब के कान में सर फ्रांसिस मूडी के प्रोग्राम की भनक पड़ी तो वो मेरे सर हो गए कि इस बार गवर्नर के कैंप का पूरा इंतज़ाम उनके सुपुर्द किया जाए। सब डिवीज़न के बाकी सब अफसरों ने उनकी इस मुतालबे की शदीद मुखालफत की और दिल खोल कर मजाक भी उड़ाया। सब ने बारी बारी मुझे खान साहब की नाअहली, सुस्ती, काहली, कामचोरी और तन आसानी की जुमला तफसीलात से असरनो आगाह किया और गवर्नर कैंप में किसी बद इंतज़ामी के ख़तरनाक अवाक़िब से भी हस्ब तौफ़ीक़ खौफज़दा करने की कोशिश की। लेकिन मैंने कैंप का चार्ज अब्दुल करीम साहब ही के हवाले इस शर्त पर कर दिया कि कैंप के अखराजात के लिए ताजरों और ज़मींदारों से किसी किस्म का कोई चंदा वसूल न किया जाएगा, बल्कि गवर्नर की मिलिट्री सेक्रेटरी को सही बिल देकर पूरा पूरा हिसाब बेबाक किया जाएगा, वरना अब तक रस्म यही बंदी हुई थी। सूबाई गवर्नर या दूसरे अफसर रहताज फोर्ट में कैंप लगाते थे, शिकार खेलते थे और कुछ गुफ्तनी और कुछ नागुफ्तनी दाद ऐश देकर हंसी खुशी रुखसत हो जाते थे। सब डिवीज़न का कोई अफसर उनके आराम और आसाइश का हर मुमकिन ख्याल रखने पर ममूर हो जाता था। कैंप के अख्ताम पर वो एक अलामती सा बिल पेश करके कदरे कलील सी रकम वसूल करता था और मेहमान खाने के रजिस्टर में आल बिल पेड का बाज़ाब्ता इंदराज हो जाता था। असली खराजात पूरा करने के लिए मेज़बान अफसर इलाके के ज़मींदारों, रईसों और राशन डिपो होल्डरों से मनमाने चंदे वसूल करता था। चंदों का कुछ हिस्सा बिलों की अदायगी पर सर्फ हो जाता था, बाकी सारी पूंजी बड़ी आसानी से मुतल्लिका अफसर की जेब गर्म करती थी। मेरी शर्त सुनकर अब्दुल करीम साहब सोच में पड़ गए और नहायत संजीदगी और हमदर्दी से बोले, जनाब आली, आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन गवर्नमेंट हाउस के स्टाफ को साल हर साल से मुफ्त खोरी की चाट लगी हुई है। इस नए बंदोबस्त पर वो ज़रूर बिकेंगे और लाट साहब बहादुर के हजूर में भी लगाई बुझाई से बाज ना आएंगे। जनाब आली, खाकसार फिक्रमंद है कि आपकी नेक नामी पर इस वजह से ख्वाम खा कोई धब्बा ना आए। मैंने उनकी धारस बंधाई कि बिल तो लाट साहब ही अदा करेंगे, इस वजह से किसी पर कोई आंच ना आएगी। अलबत्ता अगर कैंप के बंदोबस्त में कोई कोताही या ख़राबी वाक़या हुई तो कुछ अजब नहीं कि इन्हें पेंशन से हाथ धोना पड़ जाए। अब्दुल करीम साहब ने एक झुरझुरी ली और फिर लंगर लंगोट कस कर
कैंप के इंतज़ाम में जुट गए। अब क्या था, अल्लाह दे और बंदा ले, अपनी 30 साल मुलाजमत के दौरान वो जिन इंतज़ामी सलाहियतों को बचा बचा कर रखते आए थे, यकजक वो इन्हें इस हरकत में ले आए जैसे मदारी खाली पटारी से पे दर पे ज़िंदा कबूतर बरामद करने लगता है। सबसे पहले उन्होंने कैंप के सारे मुलाजमों, खाकरूबों, कुलियों, मालियों और बहश्तियों के लिए नीले रंग की नई वर्दियाँ सिलवाईं। वो ज़माने अंग्रेज़ों के लिए जंग अजीम का तारीख दौर था। अपनी कौम के हौसले बुलंद रखने के लिए विंस्टन चर्चिल ने वी फॉर विक्ट्री का निशान आम कर रखा था। चर्चिल की पैरवी में अब्दुल करीम खान ने भी अंग्रेज़ मेहमानों के इस्तकबाल के लिए यही दिलकश खुशकुन निशान वसी पैमाने पर अपनाया। नीली वर्दियों के आगे पीछे और कंधों पर वी के सफ़ेद निशान बड़ी खुश असलूबी से सिले हुए थे। टोपियों पर भी दाएं बाएं यही निशान थे। रहतास फोर्ट की दुश्वार गुजार चढ़ाई चढ़ने के लिए मेमों के लिए दुल्हनों वाली डोलियाँ फराहम की गई थीं। डोलियों के कहार भी सर तापा वी के निशान वाले नए कपड़ों में मलबूस थे। कैंप में चारों तरफ बिजली के सैकड़ों रंगीन बल्ब जा बजा वी की सूरत में आवेजा थे। हर सुबह मेहमानों और खैमों के में ताज़ा फूलों के गुलदस्ते सजाए जाते थे और वो भी वी की सूरत में बने होते थे। सुबह शाम दिन दोपहर जिस तरफ भी निगाह उठती थी, हर जानिब वी फॉर विक्ट्री का दिल फरेब निशान ही गुंचाए उम्मीद की तरह खिला हुआ नज़र आता था। इस तरह मोअज़्ज़िज़ मेहमानों की ज़हनी आसूदगी का खातिर ख्वाह बंदोबस्त करने के बाद अब्दुल करीम साहब ने अपनी तवज्जो की लगाम उनके लिए लज्जत कामो दहन की तरफ मोड़ी। इस मैदान में भी उन्होंने पेशा वराना महारत के ऐसे हाथ दिखाए कि गवर्नर से लेकर गवर्नमेंट हाउस के बटलर और बेरे तक बेख्तियार अशश कर उठे। कलकत्ता से एक ट्रेन अलल सुबह से सराम से गुजरती थी और दूसरी शाम के वक्त आती थी। हर ट्रेन से अब्दुल करीम साहब का हर कारा कलकत्ता से ताज़ा बताज़ा सामान लेकर सुबह और शाम बड़ी पाबंदी से रहतास फोर्ट पहुंच जाता था। आर्मी एंड नेवी स्टोर से कीपर हेरिंग, स्मोक्ड सामन, ताज़ा बेक्ची, पामफ्रे और हिल्सा मछली, वाइट एंड लेट ला से ताज़ा मक्खन और पनीर, फरपोज के केक और पेस्ट्री, ग्रेट एस्टर्न के कोल्ड चिकन और स्टीक, टोलीगंज मार्केट की ताज़ा सब्जियां और फल, शैम्पियन की बोतलें, ठंडी करने के लिए बर्फ़ की सिलें, इस किस्म की सारी नेमतें रहतास फोर्ट के दूर अफ्तादा कैंप में रोज़ के रोज़ ऐसी पाबंदी से फराहम होती थी कि पटना के गवर्नमेंट हाउस को भी शायद ही कभी नसीब हुई हों। शाम पड़ते ही कैंप के खुले मैदान में लकड़ी के बहुत से बड़े बड़े कंडों का ढेर लगाकर अजीमुशान अलाव सुलगा दिया जाता था। डिनर और डांस के बाद सब मेहमान अपने हाथों में शैम्पियन के जाम उठाए बाहर आ जाते थे और कुछ देर तक अलाव के गिर्द चहलकदमी करते थे। महफिल बर्खास्त होने से पहले अब्दुल करीम खान साहब कैंप के एक किनारे से चंद रॉकेट हवा में छोड़ते थे जो उन्होंने पटना के एक बाकमाल आतिशबाज से बनवा रखे थे। रॉकेट जूं करके छूटते थे और काफ़ी बुलंदी पर जाकर ठा करके फट जाते थे। रॉकेट फटते ही उनसे रंग बिरंगी फुलझड़ियों की फवार बरसने लगती थी जो बड़ी नफासत से वी की शक्लें बनाती हुई रफ्ता रफ्ता फ़िज़ा में तहलील हो जाती थी। ये रूह परवर नज़ारा देखने के बाद डिनर, डांस, चैम्पियन से गरमाए हुए अजसाम नफ्स मुतमन्ना की तरह शादा व फ़रखा अपने अपने खैमों की राह लेते थे। उन दिनों अंग्रेज़ों को महाज़ जंग पर शिकस्त हो रही थी, लेकिन अब्दुल करीम साहब के फैज़ से हमारे अजीज़ मेहमानों को रहतास के खुशनुमा जंगल में फ़तह और नुसरत का मंगल ही मंगल दिखाई पड़ता था। क्रिसमस के रोज़ गवर्नर ने मुझे भी रात के खाने पर मदऊ किया। डिनर के बाद बाकी मेहमान तो बारी बारी उठकर डांस वाले खैमे में चले गए, लेकिन गवर्नर और मिस मैक्वीन मेरे साथ खाने की मेज़ पर ही बैठे रहे। मिस मैक्वीन चौड़े चक्रे बदन के कदरे फरबी माइल काफ़ी खूबसूरत और हंसमुख खातून थी। दरअसल वो सर फ्रांसिस मूडी की मिस्ट्रेस थी, लेकिन हिफ्ज़े मरातब के ख्याल से अरफ़े आम में इसे गवर्नर के भतीजी ही कहा जाता था। गवर्नमेंट हाउस की तकरीबात में वो अक्सर खातून अव्वल के फ़राइज़ सर अंजाम दिया करती थी। गवर्नर के दिल और दफ्तर दोनों पर भी उनकी यकसा हुक्मरानी थी। जब हम टेबल पर अकेले रह गए तो मिस मैक्वीन ने मुझे मुखातिब करके कहा, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। जब से मैं इस कैंप में आई हूं मुझे तो यूँ महसूस होता है जैसे मैं किसी फेरी लैंड में आ निकली हूं। सर फ्रांसिस मूडी भी मुस्कुराए और बोले, अपनी सर्विस के इब्तदाई दौर में हमने भी कई गवर्नरों के कैंप भुगताए हैं, लेकिन ऐसा शानदार बंदोबस्त तो हमें कभी ना सूझा। अच्छे गवर्नरों का कायदा है कि जब वो किसी काम की तारीफ़ करते हैं तो साथ ही एहतियातन इसके चंद नकाइस भी गिनवा देते हैं।
मैंने कोशिश तो ज़रूर की कि कैंप के भी कुछ नकाइस पकड़ूं, लेकिन मैं कामयाब ना हो सका। इतना कहकर सर फ्रांसिस ने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा और शरारत से अपने चेहरे पर संजीदगी तारी करके कहा कि इसका मतलब नहीं कि मैं अच्छा गवर्नर नहीं हूँ, बल्कि इसका मतलब है कि तुम नहायत अच्छे SDO हो। मैंने इंतहाई खलूस और सच्चाई से गवर्नर और मिस मैक्वीन को यकीन दिलाया कि कैंप के बंदोबस्त का मेरा कोई अमल दखल नहीं, बल्कि ये सब किया धरा ऑफिसर इंचार्ज अब्दुल करीम ख़ान के हुस्न इंतज़ाम का नतीजा है। अब्दुल करीम ख़ान का नाम सुनते ही मिस मैक्वीन अपनी कुर्सी से उछल पड़ी। स्वीट स्वीट मिस्टर ख़ान तो कैंप की सब खवातीन का डार्लिंग है। मिस मैक्वीन की बातों से मालूम हुआ कि अब्दुल करीम ख़ान साहब कैंप की जुमला खवातीन की आँख का तारा भी बने हुए थे। दिन के वक्त जब मर्द बंदूकें लेकर शिकार खेलने चले जाते थे तो खवातीन की दिलबस्तगी का सामान करीम साहब फरमाते थे। रीछ वाला बुलाया जाता, कभी बंदर वाला आता, कभी सपेरे अपना करतब दिखाते थे, कभी बाजीगरों का तमाशा होता, कभी भांड अपना रंग जमाते। इसके अलावा करीम साहब ने उर्दू मसनवी की तर्ज पर अंग्रेज़ी नज़म में हर मेम साहब का तफसीली सरापा भी तसनीफ़ कर रखा था, जिसे वो तरन्नुम के साथ लहक लहक कर औरतों की मंडली में बैठ कर सुनाया करते थे। शुरू में तो सब ने यही समझा कि ये भी एक पढ़े लिखे मस्खरे और भांड का सवांग है, लेकिन रफ्ता रफ्ता इस ड्रामे की तफन्नन आमेज़ और खंदा अंगेज़ पहलुओं पर अब्दुल करीम साहब के मकसद की मतानत, फतानत और बेरहम जफाकशी ही गालिब आई। इन बेचारी मेमों ने कभी ख्वाब में भी ना सोचा था कि इनकी जुल्फ़ों, पेशानियों, भवों, आँखों, गालों, होंठों, दांतों, ठोरियों, गर्दनों, सीनों, बाजों, उंगलियों, नाखूनों, कमरों, कूल्हों, पिंडलियों और एड़ियों को फसाहत और बलागत के मबालगों में भिगो कर अजीबो गरीब तशबीहों, इस्तारों और तलमीहों के सांचे में डाला जाएगा। पायोरिया के मारे हुए मसूरों और छाइयों ज़दा चेहरों वाली मेमों ने जब सुना कि इनके मुंह में मोती की लड़ियाँ और रुखे ज़ेबा पर ताज़ा गुलाब और चंबेली खिली हुई है, तो वो बेख्तियार अब्दुल करीम ख़ान की शाइस्तगी, वफ़ादारी, मुस्तादी और इंतज़ामी कारकर्दगी का कलमा पढ़ने लगी। हर मेम ने अपने अपने सरापा की नकल भी बड़े शौक़ से बनवा कर अपने पास महफूज कर ली। मिस मैक्वीन के मुंह से ये तफसीलात सुनकर गवर्नर साहब मुस्कुराए और बोले, तुम बड़े खुशकिस्मत हो कि तुम्हें ऐसा जहांदीदा, कारगुजार और तजर्बाकार अफसर मैसर है। जी हाँ, मैंने मौका गनीमत जानकर मतलब की बात कह दी, लेकिन अब्दुल करीम ख़ान की हुस्न कारकर्दगी की मशीन एक बड़े पावरफुल डायनीमो से चल रही है। इनकी कोशिश है कि रिटायर होने से कबल वो अपनी ज़ात को ख़ान साहब के खिताब का अहल साबित करते जाएं। अगर वो ख़िताब का मुस्तहिक नहीं तो मैं नहीं जानती और कौन ख़िताब का मुस्तहिक हो सकता है। मिस मैक्वीन ने बड़े जज्बे से कहा, क्या तुमने नए साल की ऑनर्स लिस्ट के लिए अब्दुल करीम ख़ान का नाम तजवीज़ किया है? गवर्नर ने पूछा। मैंने उज़र किया, मैं इस सब डिवीज़न में नया आया हूँ, मेरे लिए मुनासिब ना था कि मैं इस किस्म की कोई सिफारिश करता। कोई बात नहीं, गवर्नर ने कहा, अभी वक्त है, कल सुबह तुम मुझे इसके मुतालिक एक मुनासिब साइटेशन बना के भेज देना। थैंक यू डार्लिंग, थैंक यू वेरी मच। मिस मैक्वीन ने अपने नाम नहाद चचा के गाल को चटाक से चूम कर कहा। लोहे को इस कदर गर्म देखकर मैंने लगे हाथों उस पर दूसरी ज़रब भी लगा दी और गवर्नर को मुतला किया कि करीब ही मैं इस जौहरे काबिल की खिदमत से महरूम भी हो जाऊंगा, क्योंकि अब्दुल करीम चंद माह बाद रिटायर होने वाले हैं। ओ नो, मिस मैक्वीन ने अपनी गर्दन को तासुफाना झटके देकर कहा, जंग के नाजुक ज़माने में ऐसे वफादार अफसर को हाथ से जाने देना बड़ी शर्मनाक हमाकत होगी। मिस्टर करीम की जिस्मानी सेहत कैसी है? गवर्नर ने मुझसे बेशतर इसके कि मैं कुछ कहता। मिस मैक्वीन चमक कर बोली, ही इज़ फिट एज़ अ फिडल डार्लिंग, ही इज़ फिट एज़ अ फिडल। वो हमारे साथ 10-10 मील बेतुकान चलता है और ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर मेमने की तरह बेकान हलाए चढ़ जाता है। थोड़े से मज़ीद सवाल जवाब के बाद गवर्नर ने अपनी डायरी मंगवाई और इसमें अपने हाथ से ये याददाश्त लिख ली कि नए साल के एजाज़ात में अब्दुल करीम ख़ान को ख़ान का खिताब देना है और इसकी मुलाजमत में 2 साल की तोसीह करनी है। क्रिसमस के 2 रोज़ बाद गवर्नर का दौरा ख़त्म हुआ तो मैंने हिसाब किताब की पड़ताल के लिए कैंप के कागजात तलब किए। कैंप के अखराजात पर 25-26 हज़ार रुपये की रकम उठी थी, लेकिन गवर्नमेंट हाउस के अमले से सिर्फ 2,000 रुपये वसूल किए गए थे। मैंने कागजात का पलंदा अब्दुल करीम ख़ान के मुंह पर दे मारा और चीख कर कहा, आखिर आप भी इसी पुरानी थैली के चट्टे बट्टे निकले। आपने तो सीने पर हाथ रख कर वादा किया था कि मेरे हुक्म के मुताबिक आप पूरे अखराजात गवर्नमेंट हाउस से वसूल करेंगे।
करीम साहब, ये क्या फजूल हरकत है। अब्दुल करीम खान की आंखों में आंसू डबडबा आए। उन्होंने हाथ बांधकर सर झुका लिया और कसम खाकर कहा कि कैंप के अखराजात पूरा करने के लिए उन्होंने किसी से एक पैसा भी चंदा नहीं लिया, बल्कि बीवी का जेवर गिरवी रखकर 30-24 हज़ार रुपये की रकम अपनी जेब से सर्फ की है। खान साहब के खिताब की लहलाए आरजू से हम कनार होने की धुन में करीम साहब जो पापड़ बेल रहे थे, इस पर मुझे गुस्से की बजाय तरस आने लगा। रफ्ता रफ्ता तरस का ये एहसास भी मिट गया और इसकी जगह हैरत और इस्तजाब ने ले ली, क्योंकि पहले खिताब और इसके बाद मुलाजमत में 2 साल की तोसी मिलते ही खान साहब की काया पलट गई। एक सुस्तुल वजूद काम चोर हमा वक्त पान चबाने, चाय पीने और मेज़ पर सर टकाकर ऊँगने वाले अब्दुल करीम खान ने यकायक ऐसा रूप बदला कि फ़र्श शनासी, मुस्तदी, दयानतदारी और पब्लिक की खिदमत गुजारी में वो अपने सब हम मनसबों पर सबकत ले गए। उन्होंने दाढ़ी बढ़ा ली, कोट पतलून की जगह मौलवियाना लिबास इख्तियार कर लिया और 5 नमाजें पाबंदी से मस्जिद में अदा करने लगे। चंद माह बाद एक रोज़ में दफ्तर से फारिग होकर घर पहुंचा ही था कि हेड अर्दली अल्ताफ़ हुसैन ने इत्तला दी कि खान साहब अब्दुल करीम खान साहब तशरीफ़ लाए हैं और तखलिया में कोई बात बज़ीग़ाए अर्ज़ राज करना चाहते हैं। जनाब आली, खान साहब ने अंदर आकर कहा, दुनिया की जितनी कालक है वो तो समेट समेट कर अपने मुंह पर मल ही चुका हूँ। अब जी चाहता है कि मरने से पहले कोई खिदमत दीन भी करता जाऊँ। बड़ा मुबारक ख्याल है, मैंने कहा। दरकार खैर हाजत हीच इस्तखारा नीस जनाब आली, इस्तखारा की तो नहीं, लेकिन आपकी मदद ज़रूर हाजत है। खान साहब ने बड़ी वजाहत से मुझे आगाह किया कि मुस्लिम लीग की सफ़ों में इंतशार डालने के लिए हिंदू कांग्रेस ने एक नया ढोंग रचाया है। पटना के एक शख्स कयूम अंसारी नामी को उकसा कर मोमिन कॉन्फ्रेंस का डोल डाला गया है। ये नई जमात कांग्रेस की हमनवा है और ख़ास तौर पर नूर हाफ बरादरी को बहला फुसलाकर मुस्लिम लीग से तोड़ने और मोमिन कॉन्फ्रेंस में शामिल करने की सरतोड़ कोशिशें हो रही हैं। इस सूरत हाल से मुस्लिम लीग के जमा खासे फ़िक्रमंद हैं। खान लियाकत अली खान, नवाब इस्माइल, ए हलीम साहब और दीगर मुस्लिम लीगी मशाहीर इस सिलसिले में सूबा बहार का दौरा करने वाले हैं। वो हज़रात से एहतराम भी ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे, क्योंकि इस इलाके में नूर बाफ़ों की बड़ी कसीर आबादी है। जनाब अली खान साहब ने फरमाया, खाकसार का इरादा है कि मुस्लिम लीगी वफ़द के दौरे से पहले इस सब डिवीज़न के तमाम नूर बाफ़ों को मुस्लिम लीग का मेंबर बना डालूं। मैंने हंसकर कहा, सरकारी मुलाजमत होते हुए ये सियासी खिदमत कैसे सर अंजाम दे सकते हैं। जनाब अली खान साहब ने छाती पर हाथ मार कर कहा, आप सूद के कोटे की तकसीम इस खाकसार के सुपुर्द कर दें, बाकी मैं जानूँ और मेरा काम। खान साहब का लाइहा अमल जाहिर था। वो सूद का कोटा सिर्फ इन नूर बाफ़ों को देंगे जो मुस्लिम लीग के मेंबर होंगे। मोमिन कॉन्फ्रेंस के हामी सूद से महरूम रहेंगे, उनकी खड्डियाँ बेकार हो जाएंगी, उनका रोज़गार मुअत्तल हो जाएगा। खान साहब, मैंने कहा, जो लोग सूद की लालच या धौंस में आकर मुस्लिम लीग का मेंबर बनेंगे, उनकी मेंबरी किस काम की। जनाब अली खान साहब ने जवाब दिया, ये असूली या अकीदों की जंग थोड़ी है, इस वक्त तो हिंसों की लड़ाई है। मुस्लिम लीगियों की तादाद घटाने के लिए कांग्रेस डंडी मार रही है, हम उनकी तादाद बढ़ाने के लिए डंडा मारने में हक बजानब है। इस ज़माने के सियासी पस मंज़र में खान साहब की बात बड़ी वज़नी थी, चनाचा मैंने सूद की तकसीम की ज़िम्मेदारी बिला तामल उनके हवाले कर दी। खान साहब अब्दुल करीम ने ये ज़िम्मेदारी ऐसे सलीके से निभाई कि मोमिन कॉन्फ्रेंस के दांत खट्टे कर दिए। चंद हफ्ते बाद जब मुस्लिम लीग के कायदीन का वफद सहसराम से गुजरा तो सारी सब डिवीज़न के हज़ारों नूर बाफ़ों ने उनकी शान में बड़ी पुरतपाक मुजाहरे किए। चंद बरस बाद जब मुस्लिम लीग ने मुसलमानों से अपील की कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के दिए हुए ख़िताब एहतजाजन वापस कर दें, तो अब्दुल करीम साहब पेंशन पर रिटायर हो चुके थे। उन्होंने इस अपील पर बिला हिचकिचाहट लब्बैक कहा और बीवी का जेवर गिरवी रख कर और फिरंगी मेमो के सामने भांडों की तरह सवांग रचा रचा कर हासिल किया हुआ खान साहब का खिताब बड़ी खुश दिली से वापस कर दिया। सहसराम से 8-9 मील के फासले पर दरिया सेवन के किनारे डेहरी आनसून का पुरफजा कस्बा था, जिसके साथ दालिमिया नगर की सनती बस्ती मुल्हक थी। दालिमिया नगर में चीनी, सीमेंट, बिस्किट और दीगर मसनूआत की मुतअद्दिद फैक्ट्रियाँ थीं, जिनमें कई हज़ार मजदूर काम करते थे। उनके मालिक भारत के करोड़पति सेठ राम किशन दालिमिया थे। वो खुद तो ज़्यादातर दिल्ली और बम्बई में रहते थे और दालिमिया नगर का इंतज़ाम शांति प्रसाद जैन के सपुर्द था, जो सेठ दालिमिया की इकलौती बेटी के शोहर थे। दालिमिया नगर के पब्लिक रिलेशंस यानी तल्लुकात आमा के निगरान एक जवान साल खुश पोशाक और खुश गुफ्तार हिंदू प्रेम नाथ अग्रवाल थे। ये साहब लाहौर के
AV के कॉलेज के ग्रेजुएट थे और इतवार के इतवार मेरे साथ टेनिस खेलते और पंजाबी बोलने से एहतराम आया जाया करते थे। एक बार दलमिया नगर की फैक्ट्रियों की इंतज़ामिया और मज़दूरों में किसी बात पर झगड़ा हो गया। कशीदगी बढ़ते बढ़ते तशद्दुद और फसाद तक नौबत पहुंची, जिसमें एक मज़दूर जान से मारा गया। हिफ्ज़ अमन के पेश नज़र मैंने फैक्ट्रियां बंद करके दालिमिया नगर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी और साथ ही ये ऐलान भी कर दिया कि जब तक बाहमी फ़हम व तफ़हीम के ज़रिया मालिक और मज़दूर किसी मुत्तफ़िका सुलहनामा पर दस्तखत नहीं करते, फैक्ट्रियां बदस्तूर बंद रहेंगी। फैक्ट्रियों का बंद होना था कि सेठ राम कृष्ण दालिमिया और इनके दामाद शांति प्रसाद जैन ने दिल्ली और पटना में अपने अपने जैक लगाए और डिफेंस डिपार्टमेंट GHQ चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर और कलेक्टर की जानिब से मेरे नाम तारों का तांता बन गया कि फैक्ट्रियां बंद होने की वजह से जंगी ज़रूरियात की सप्लाई में रखना पड़ रहा है। इसलिए शरपसंद मज़दूरों को गिरफ़्तार करके तमाम फैक्ट्रियां पुलिस की हिफाजत में फ़ौरन खोल दी जाएँ। ये ख्वामखा के अहकाम मकामी हालात से मुकम्मल लाइल्मी पर मबनी थे और सेठ दालिमिया और इनके दामाद के यकतरफा दबाव के तहत जारी हो रहे थे, इसलिए मैंने इनका कोई नोटिस न लिया। फैक्ट्रियों को बंद पर हफ्ता भर से ज़्यादा गुजरा। एक रोज़ दालिमिया नगर के पब्लिक रिलेशन अफसर प्रेमनाथ अग्रवाल मुझे मिलने आए। उनके हाथ में एक भारी भरकम ब्रीफ केस था और साथ ही एक सजी सजाई शोखोशंग नौजवान लड़की। छूटते ही प्रेमनाथ अग्रवाल अपना रोना रोने लगा कि फैक्ट्रियां बंद होने से दालिमिया नगर को 2-2.5 लाख रुपए रोज़ाना नुकसान हो रहा है। अगर चंद दिन और यही हाल रहा तो कंपनी का दिवालिया निकल जाएगा। आप एक बार हमारी ज़मानत पर फैक्ट्रियां खोल दें, प्रेमनाथ अग्रवाल ने कहा। इन हरामजादे मज़दूरों से हम खुद निपट लेंगे। मैंने सख्ती से जवाब दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। वो मज़दूरों के साथ बाज़ाब्ता सुलहनामा करके आएँ तो इसके बाद ही इस मौजू पर मज़ीद बातचीत हो सकती है। चाय आ गई थी। मैं प्यालियों में चाय उंडेलने लगा तो प्रेमनाथ अग्रवाल ने बिजली की तरह तड़प कर अपना भारी भरकम ब्रीफ केस मेज़ पर रख कर खोल दिया। यह हज़ार रुपये के नोटों से अट भरा हुआ था। नोटों की तरफ इशारा करके अग्रवाल ने कहा, आप ये कबूल फरमाएं। फिर लड़की को मेरी तरफ धकेल कर कहा, या ये कबूल फरमाएं या दोनों कबूल करें, लेकिन भगवान के लिए हमारी फैक्ट्रियां खोल दें। चायदानी मेरे हाथ में थी। प्याली में चाय डालने की बजाय मैंने सारी चाय दानी प्रेमनाथ अग्रवाल के सर पर उंडेल दी। इसकी पिंडलियों पर अपने पाँव से 2-4 ठोकरें मारी। पंजाबी ज़बान में इसे कई फहश गालियाँ दी और अपनी हेड अर्दली को बुलाकर ज़ोर से कहा, इन दोनों खबीसों को कान से पकड़कर बाहर निकाल दो। सैयद अल्ताफ़ हुसैन भी ड्यूटी का पाबंद अर्दली था। इसने नोटों से भरा हुआ ब्रीफ केस अग्रवाल को थमाकर इसे कान से पकड़ा और लड़की को डंडे से धकेलता हुआ कमरे से बाहर ले गया। उस रोज़ मुझे सारी रात नींद न आई। मुझे रह रहकर यूँ महसूस होता था कि प्रेमनाथ अग्रवाल ने गर्दन से पकड़कर मेरा मुँह गुलाजत के ढेर में झोंक दिया है। तमाम शब में इसी उधेर उनमें पेचोताप खाता रहा। अग्रवाल को आखिर ये ख्याल कैसे आया कि वो मुझे रिश्वत देकर अपना काम निकाल सकता है। मैं जितना अपने आप को कुरेदता रहा, मेरी रग रग में एहसास कमतरी, नदामत और सुबकी के मुतफ़न पर नाले छूटने लगते थे। मेरे अंदर खिफ़्फ़त और खजालत की पीप सी बहने लगी और घिन और बदबू के भभके मेरा वजूद नाली पर पड़ी हुई ओजरी की तरह सड़ने लगा, मैं जो धूप में फूल फूल कर फट गई हो। सुपरमार्केट में बिकने वाली अशिया की तरह क्या इंसान की पेशानी पर भी कीमतों के लेबल चस्पा होते हैं। हज़ार के नोटों से भरा हुआ एक ब्रीफ केस, गुड़िया की तरह बनी ठनी एक बेजुबान सी लड़की। चंद दिनों में दालिमिया नगर के इंतज़ामिया और मज़दूरों के दरमियान सुलह सफाई हो गई और सारी फैक्ट्रियां सरे नूर चलने लगी। इस वाक़या के 1.5-2 माह बाद एक रोज़ सेठ राम कृष्ण दालिमिया अचानक बेनस्से नफीस मेरे दफ्तर में आ गए। इस मुलाकात की तकरीब में उन्होंने ये बताई कि जो लोग रिश्वत लेते हैं उनसे मिलने तो उनके मुलाजम जाया करते हैं, लेकिन जो शख्स रिश्वत नहीं लेता उनसे मिलने उनका अपना जी चाहता है। साथ ही उन्होंने मुझे अगले रोज़ दालिमिया नगर में लंच पर मदऊ किया। लंच पर हम दोनों अकेले थे। सेठ साहब छूत छात के आदमी थे, इसलिए हमारे लिए एक दूसरे से कुछ फासले पर अलग अलग तपाइयाँ लगाई गईं। सेठ साहब का भोजन केले के बड़े बड़े पत्तों पर परोसा गया। मेरी तपाई पर एक गोल सुनहरी थाल में 10-12 खूबसूरत कटोरियाँ और तश्तरियाँ थीं, जिनमें बारूदी मुलाजम बड़ी नफासत से सब्जियाँ, दालें, दही, पूरियाँ और मिठाइयाँ डालते जाते थे। खाने के दौरान सेठ दालिमिया ने मुझे रिश्वत लेने और देने के फ़न पर बड़े महयूरुल कौल किस्से सुनाए। अब इन बर्तनों को ही लीजिए जिनमें आप भोजन कर रहे हैं। सेठ साहब ने मेरे थाल की तरफ इशारा करके कहा, इनकी कीमत 60,000 रुपये से कम नहीं।
अग्रवाल जी के सर पर गरम गरम उबलती चाय ना डाल चुके होते तो आज चलते वक्त मैं इन बर्तनों को आपकी कार में रखवा देता कि मुसलमानों के हाथों भ्रष्ट होने के बाद अब ये हमारे काम के तो नहीं रहे, इसलिए आप इसे अपने साथ ले जाओ, गरीब गुरबा में इनको दान पुण्य कर दें। बर्तनों के हवाले से सेठ दालिमिया ने मुझे बताया कि क्रिसमस के मौका पर जब गवर्नर ने रहतास फोर्ट पर कैंप लगाया तो दस्तूर के मुताबिक प्रेमनाथ अग्रवाल बड़े दिन की डाली लेकर वहाँ गया था। डाली में एक बड़े साइज़ का केक था और कुछ बादाम, किशमिश, पिस्ता और छुहारे थे। इन सब अशिया को बड़ी खूबसूरती से खालिश सोने की तश्तरी में सजाया गया था, जो हर साल ख़ास इसी मकसद के लिए बनवाई जाती थी। सर फ्रांसिस ने डाली कबूल करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि क्रिसमस पर तोहफे तहफ़ कबूल करना आदाब गवर्नरी के ख़िलाफ़ है। चुनांचे गवर्नमेंट हाउस के तजर्बाकार बटलर ने बंदे बंदाए दस्तूर के मुताबिक केक और खुश्क मेवे एक एल्युमिनियम के ट्रे में डालकर प्रेमनाथ अग्रवाल को वापस दिलवा दिए और सोने की तश्तरी झाड़ पूंछ कर मिस मैक्वीन के ज़ाती सामान में रख दी।